Hi everyone, welcome back to my YouTube channel The Mathematical Thing। जैसा कि आप सब जानते हैं हम क्लास 11 के NCERT का मैथमेटिक्स कवर कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर सेट्स को कंप्लीट कर लिया था। और NCERT में जो भी एक्सरसाइज थे इस चैप्टर के उसको हमने सॉल्व कर लिया था। बट NCERT के बुक में क्वेश्चंस की थोड़ी कमी है ना। प्रैक्टिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन की कमी लगती है। हालांकि जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे लेवल के हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना हो तो आई थिंक क्वेश्चन उसमें कम है ना। एक टाइप के क्वेश्चन आपको कम मिलते हैं, तो इसीलिए मैंने RS अग्रवाल का बुक से क्वेश्चन पिक किया है। जो इसमें एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज दिए गए हैं इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ फॉलोइंग। पहला नंबर है 5 इम्पटी सेट है, इसका पावर सेट लिखना है। फाइव क्या है? इम्पटी सेट है। 5 इज एन इम्पटी सेट। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि इम्पटी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो इसका सबसेट क्या होगा? इस सेट का सबसेट ऑफ 5 इज 5। ठीक है, और पावर सेट अब हम लिखेंगे 5 का। तो जो पावर सेट होता है ना, वो उस सेट का जितना भी पॉसिबल सबसेट होता है उसका कलेक्शन ही पावर सेट कहलाता है। तो यहाँ पे 5 इम्पटी सेट है, और 5 का कितना सबसेट होगा? 5 इम्पटी सेट है, उसका सबसेट खुद 5 होगा। ठीक है, अब इसको हम करली ब्रासेस में लिखेंगे, क्योंकि पावर सेट एक सेट है और इसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं वो अपने आप में सेट होते हैं। तो यहाँ पे 5 इम्पटी सेट है, और क्योंकि इसका हम सेट बना रहे हैं, इसका कलेक्शन कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे करली ब्रासेस में लिखेंगे। तो ये हो गया 5 का पावर सेट। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर पे, हम देखते हैं 5 करली ब्रासेस ऑफ 5। ये एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 5, और करली ब्रासेस से मतलब 5 का भी सेट बना दिया गया है। इसका पावर सेट लिखना है। ठीक है, इसी सेट को हम ऐसे लिख दे रहे हैं। अब इस सेट के जितने भी सबसेट होंगे उसका हम कलेक्शन तैयार करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको एक अलग नाम दे देते हैं। ये जो 5 का सेट बना करके लिखा गया है इसको हम B नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो। B इक्वल टू 5। अब हम इसका पावर सेट लिखते हैं। क्या होगा? इसके जितने भी सबसेट हैं, इसके जितने भी सबसेट होंगे उसका कलेक्शन। तो सबसे पहले तो 5 एक सबसेट होता है। ठीक है ना। कोई भी सेट है उसका 5 सबसेट होता है। ये एक सेट है 5, 5 उसका सबसेट होगा। अब यहाँ पे 5 एक एलिमेंट भी है ना। ये एक सेट है अपने आप में, और 5 इसका एलिमेंट है, और उस एलिमेंट को हम एक सेट बना सकते हैं करली ब्रासेस में लिख करके। 5 लिख करके ऐसे करली ब्रासेस में लिख देंगे तो ये एक सेट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम B को करली ब्रासेस में लिखेंगे तो ये एक सेट बन गया। नेक्स्ट हम 5 और B को साथ में लेंगे, यानी कि दो एलिमेंट को, पहले हमने एक एक एलिमेंट को लिया, 5 को लिया, B को लिया। नेक्स्ट हम 5 और B को साथ में ले करके एक सेट बना दिए, मतलब एक सबसेट बना दिए। ये टोटल कलेक्शन हो गया, ये कहलाएगा हमारा पावर सेट। अब हम क्या करेंगे? B को वापस रिप्लेस कर देंगे जो हमने माना था, है ना, ये वाला 5 हो जाएगा,
ये फाई बी के बाहर करली ब्रासेस और बी इक्वल टू है करली ब्रासेस में फाई, ऐसे। फिर फाई ये हो गया हमारा पावर सेट इस सेट का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ फाइव। ठीक है, फाइव एम्प्टी सेट है, उसका पावर सेट, फिर उसका पावर सेट, फिर उसका पावर सेट। अब वो जो सेट बनेगा फाइनली उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 होंगे, ये हमें प्रूव करना है। We know that phi is an empty set। ठीक है, पावर सेट लिखेंगे फाई का तो क्या होगा, अभी हमने देखा था करली ब्रासेस में फाई है ना। फाई एक एम्प्टी सेट है और इसका जब हम पावर सेट लिखेंगे तो फाई का जो सबसेट बनेगा उसका कलेक्शन, तो फाई का सबसेट क्या होगा, फाई ही होगा ये कलेक्शन। अभी देखा जाए तो ये जो पावर सेट बना इसके एलिमेंट कितने हैं, तो कहेंगे कि एक है, क्योंकि इस करली ब्रासेस के अंदर एक एलिमेंट दिख रहा है जो कि फाई है। फिर हम इसका पावर सेट लेंगे इस तरह से, तो पावर सेट इसका जब बनाएंगे तो सबसे पहले तो एम्प्टी सेट आएगा, फाई आएगा। ठीक है, अब यहाँ इस सेट में से सबसेट बनाएंगे इस सेट में से, तो यहाँ से एलिमेंट क्या है, फाई है, उसको करली ब्रासेस में लिखेंगे, ये भी होगा। इस वक्त हमारे पास इस सेट में 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, फिर हम इसका पावर सेट लेंगे। अब क्या होगा, फिर उसी तरह से सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, फिर अब ये जो सेट है, ये जो हमारे पास सेट है, ये इसमें से जो एलिमेंट हैं उसको ले करके हम सबसेट बनाएंगे। पहले एक एक एलिमेंट लेंगे, फिर 2 एलिमेंट लेंगे। तो एक एलिमेंट जब लेंगे तो वहाँ से हम देखते हैं कि फाइव है, फाइव को लेकर के एक सबसेट बनाएंगे इस तरह का। फाइव के एलिमेंट है तो उसको करली ब्रासेस में लिखेंगे तो एक सबसेट बन जाएगा। फिर इसको लेंगे तो फाइव तो ऑलरेडी करली ब्रासेस में है, इसको दोबारा करली ब्रासेस में लिखना होगा, ये एक सबसेट बन गया। अब दोनों को हम लेंगे, फाइव को भी लेंगे और करली ब्रासेस वाला फाइव को भी लेंगे, इनको वापस हम करली ब्रासेस में लिखेंगे तो ये एक सबसेट बन गया। फाइव एक सबसेट, ये वाला एक सबसेट और ये दोनों को लेकर के एक सबसेट बना। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए, 4 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4। इस तरह से हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ फाइव इक्वल टू कितने हैं, 4 है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1A में। राइट डाउन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सेट नोटेशन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बस नोटेशन को हमको लिखना है नोटेशन वाइज। पहला नंबर क्या कहता है, एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। इसे हम नोटेशन वाइज कैसे लिखेंगे, एक्स कोई एलिमेंट है जो कि सेट ए में नहीं है तो हम उसे ऐसे लिखते हैं, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखिए प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं था, उसमें बस सबसेट था। प्रॉपर सबसेट क्या होता है किसी सेट का, मान लीजिए कि बी एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3। ठीक है, और ए इसका सबसेट है, तो बी से सबसेट लेकर के जब बनाया जाएगा ए, तो
एक एलिमेंट लिया जा सकता है, दो एलिमेंट लिया जा सकता है। अगर तीनों एलिमेंट हम ले लेते हैं, ठीक है, अगर ऐसे लेते हैं ये, तो हम कहेंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। लेकिन अगर तीनों एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, ए डैश अगर हम बना लेते हैं इस तरीके से 1 2 3, तो हम कहेंगे कि ए डैश बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है ना। सबसेट होना चाहिए बट उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल हो जाता है तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो यहाँ पर जब लिखते हैं कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो उसका नोटेशन थोड़ा अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, लेकिन ए डैश के केस में हम ऐसे लिखते हैं, इक्वल साइन लगा देते हैं नीचे, सबसेट का साइन देकर नीचे इक्वल, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर, ठीक है। ये वाला प्रॉपर सबसेट, ये इम्प्रॉपर सबसेट। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना। कई बुक में नोटेशन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। एनसीईआरटी के बुक में ये वाला नोटेशन यूज किया गया है, ठीक है, ये इक्वल वाला नहीं है। नेक्स्ट है हमारा बी कंटेन्स ए। देखिए घूम फिर के ये स्टेटमेंट वही आता है। यहाँ पे बी कंटेन्स ए का मतलब है बी एक सेट है जो ए को कंटेन करता है, ए को अपने में समाये हुए, यानी कि ए बी के अंदर है, यानी कि ए सबसेट है बी का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए बी के अंदर समाया है। बट यहाँ पे लिखने का तरीका, स्टेटमेंट थोड़ा अलग है। बी कंटेन से, इसी को हम ऐसे लिखते हैं, बी कंटेंस से, साइन को रिवर्स कर देते हैं, बी कंटेंस ए, इसको पढ़ते हैं बी कंटेंस से। और ये पढ़ते हैं ए कंटेंड इन बी या फिर ए सबसेट ऑफ बी, और इसको बी कंटेंस ए या फिर बी इज सुपर सेट ऑफ ए, है ना। दो तरीके से इसे पढ़ा जाता है, बी कंटेंस ए और बी सुपर सेट ऑफ ए। और इसको पढ़ते हैं हम लोग ए कंटेंड इन बी और ए इज सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट है नाइदर ए इज सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज सबसेट ऑफ ए। क्या लिखेंगे हम इसे, और यहाँ पे इक्वालिटी साइन आएगा, ठीक है, इस बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये वाला नोटेशन प्रॉपर सबसेट का होता है। तो जो इक्वलिटी साइन वाला होगा, यानी कि जो अपने आप के इक्वल होगा, वो भी खुद को कंटेन कर लेगा। एक सेट अपने आप को कंटेन करता है और वो अपने आप के तो इक्वल होगा ही। तो नाइदर ए इज सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए बी का सबसेट नहीं है, साथ ही साथ बी भी ए का सबसेट नहीं है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, ए नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट है हमारा ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी, ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी, यानी कि ए बी को कंटेन किया हुआ है, ऐसे लिखते हैं इसे, अभी बताए थे यहाँ पे। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर बी ए का सबसेट है तो ए बी का सुपर सेट कहलाता है। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखा गया है, इसको रोस्टर फॉर्म पे लिखना है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म सेट का वो फॉर्म होता है जिसमें उसके एलिमेंट्स लिखे जाते हैं एलिमेंट वाइज, है ना। और अभी क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखा गया है स्टेटमेंट के तौर पे। इसको हम पढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वेयर -5 एक्स लाइज बिटवीन -5 एंड 5, है ना। -5 से बड़ा और 5 के इक्वल या उससे छोटा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर कह रहा है। अब इंटीजर -5 से बड़ा इंटीजर कौन सा है, -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, फिर 1 2 3 4 5 तक जाएगा। 5 तक इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन लगा हुआ है, ठीक है।
बट यहाँ पे नहीं है, -5 पे इक्वल साइन नहीं लगा है, इसीलिए -5 के बाद -4 से शुरू होगा। तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये कहलाएगा इस सेट का रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 60 बट लेस देन 80। एक्स प्राइम नंबर है, एक्स का कलेक्शन करना है सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, जो कि 60 से बड़े हैं और 80 से छोटे हैं। 60 से बड़ा प्राइम नंबर और 80 से छोटा क्या है? 61 है, 62 63 नहीं होगा, 65 67 होगा, 69 नहीं होगा, 70 71 होगा, 72 73 होगा, 74 5 6 77 78 79 होगा। ठीक है, तो इतने सारे एलिमेंट होंगे इसमें, इतने सारे प्राइम नंबर है जो 60 से बड़े हैं और 80 से छोटे हैं, इनका कलेक्शन। नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज रियल, एक्स इज रियल एंड दैट सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर -50 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर -50, क्वेश्चन में मिस्टेक है, 50 नहीं है 25 है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो x -5 x + 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 और -5 आएगा। ठीक है, तो ऐसे x का कलेक्शन जो कि रियल नंबर हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, तो इसको जब हम सॉल्व किए तो पता चला 5 और -5 आ रहा है, यानी कि ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये जो कलेक्शन होगा -5 होगा एंड 5 होगा, ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n, यानी कि एक्स नेचुरल नंबर है, एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर जो कि 50 से छोटे हैं, एक्स परफेक्ट स्क्वायर जो कि 50 से छोटे हैं। तो क्यों ना हम नंबर्स के स्क्वायर ही कर दें, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर वहाँ तक लेंगे जब तक कि वो 50 से छोटा रहे। स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 7 तक ही, 8 नहीं जाएगा क्योंकि 8 का स्क्वायर 50 को क्रॉस कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 16 25 36 49। ये जितने भी नंबर आप देख रहे हैं ये स्क्वायर हैं, क्योंकि नंबर्स का स्क्वायर करके ही बनाया गया है। ठीक है, और ये सारे नंबर 50 से कम है, नेचुरल नंबर भी हैं और परफेक्ट स्क्वायर भी हैं। तो ये हो गया हमारा दिए गए सेट का रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर सम ऑफ हुज डिजिट इज 7, 2 डिजिट नंबर्स का कलेक्शन जिनके डिजिट का सम 7 हो। क्या होगा, पहले हम 2 डिजिट का नंबर अगर बनाएंगे तो पहले हम 1 को फिक्स कर देते हैं। अगर 1 रखेंगे तो इसमें 6 लेना होगा ताकि इनका सम 7 आए, 1 और 6 7 होंगे, 1 + 6 7। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 लेंगे, 2 लेंगे तो यहाँ पे 5 लेना होगा, 2 5 7 होता है। 3 लेंगे तो ये 4 लेना होगा, 4 लेंगे तो अब यहाँ से उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 4 और 3 7। 5 लेंगे तो ये वाला 25 का उल्टा करने से ये बन जा रहा है
52। फिर 6 लेंगे तो ये 1, ये वाला हो जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म। ऐसे नंबर्स का कलेक्शन जिसके डिजिट का सम 7 है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स विच आर नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 400। 5 का मल्टीपल हो और उनका स्क्वायर 400 से छोटा हो। तो 5 का मल्टीपल क्या क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 5 हम देख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 5 होगा 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 ऐसे होंगे। ठीक है, ऐसे एक्स का कलेक्शन जिसका स्क्वायर 400 से छोटा हो 5 आएगा। 5 का स्क्वायर 400 से छोटा है, 5 5 25, 400 से छोटा है। 10 का स्क्वायर 400 से छोटा होता है, 10 दाएँ 100। 15 का स्क्वायर भी 400 से छोटा होता है। क्या हम 20 को लेंगे? 20 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 400 आता है, जिसको हम ये नहीं कह सकते कि 400 से छोटा है। ये 400 से छोटा नहीं, एग्जैक्टली 400 के इक्वल है, इसीलिए 20 को हम नहीं ले सकते। इसमें बस इतना ही होगा, 5 10 15। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर दैट सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर जो कि सेटिस्फाई करता है इसको, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 1 होगा 0। एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ से हमें दो सॉल्यूशन मिलता है, 0 और 1। देखिए 0 और 1 दोनों ही इंटीजर है, लेकिन 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, 1 पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस कलेक्शन में सिर्फ 1 आएगा, है ना। सॉल्यूशन ये दोनों ही है, इस इक्वेशन को दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। जो कंडीशन दिया गया है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड दैट सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई तो कर रहा है इक्वेशन को, बट एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है 0, इसलिए सिर्फ 1 लेंगे। नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स विच आर रियल नंबर एंड सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स बिलोंग्स टू आर। इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो मिलता है हमें एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। कलेक्शन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर 2 3। ये 2 और 3 ये दोनों ही रियल नंबर हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, तो इस कलेक्शन में ये दोनों आ जाएंगे। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म दिए गए सेट का। कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज ए नंबर, एक्स इज ए नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन एक्स। कोई नंबर क्या अपने आप से बड़ा होता है? क्या कोई ऐसा नंबर है जो खुद से बड़ा है? नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो खुद से ही बड़ा हो। तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन होगा ना, ये इम्पटी कलेक्शन होगा, है ना। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, नो सच नंबर एग्जिस्ट, ऐसा लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। नो एक्स एग्जिस्ट सच दैट एक्स ग्रेटर देन एक्स, यानी कि इम्पटी कलेक्शन, इसीलिए ये इम्पटी सेट हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जाता है इम्पटी सेट को, करली ब्रासेस और कोई भी एलिमेंट ना हो।
नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो वर्ड है इसके लेटर का कलेक्शन है। एक्स आर्बिट्रेरी है जो कि डिनोट कर रहा है इस एलिमेंट्स को, और वो एलिमेंट क्या है, लेटर है यहाँ से। तो मैथमेटिक्स में एम कई बार रिपीट हो रहा है, ए भी रिपीट हो रहा है, टी भी रिपीट हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, तो जो रिपीट कर रहे हैं उनको हम एक ही बार लिखेंगे। एम को एक बार लिखेंगे, एम ए को एक बार लिखेंगे, टी को एक बार लिखेंगे, एच को, एच तो एक ही है, फिर ई, एम दोबारा आ रहा है इसको नहीं लिखेंगे, ए पहले भी लिख चुके हैं, टी भी लिख चुके हैं, आई को लिखेंगे, सी लिखेंगे, एस लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट है। जबकि मैथमेटिक्स जो वर्ड दिया है एक्चुअल उसमें ज़्यादा एलिमेंट है, क्योंकि उसमें एम 2 बार लिया गया है, ए 2 बार लिया गया है, टी 2 बार लिया गया है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखेंगे। अभी हम रोस्टर फॉर्म पे लिख रहे थे, सेट बिल्डर फॉर्म पे जो दिया गया था उसको रोस्टर फॉर्म पे लिख रहे थे। अब रोस्टर फॉर्म पे दिया गया है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखना है। देखिए पहला नंबर है एक कलेक्शन जिसमें 0 है। इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म पे कई तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, जिसमें कलेक्शन में 0 आ जाए, एलिमेंट 0 हो, एलिमेंट की संख्या 0 ना हो, एलिमेंट ही 0 है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल सच एक्स सच दैट क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा एक्स जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 है, तो एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, 1 1 कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। दूसरे नंबर को हम देखते हैं, 3 -3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, ऐसा कर सकते हैं, है ना, ये सही रहेगा। और एक और चीज़ लिखना होगा इसमें, है ना, एक्स किस तरह का नंबर है वो भी मेंशन करना होगा। एक्स इंटीजर लिख देंगे, एक्स इज एन इंटीजर जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। अब सही है, ठीक है। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, तो आप पाएंगे कि एक्स इक्वल टू +-3 है। +-3 इंटीजर्स होते हैं, उसका कलेक्शन ही इसके इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 31 37, इसे हम कैसे लिख पाएंगे। ये नंबर कोई पैटर्न है, इसमें कुछ नज़र आ रहा है, कुछ स्पेशलिटी। देखिए ये दोनों ही नंबर प्राइम नंबर हैं, हम इसे प्राइम नंबर के रूप में ही लिख पाएंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। हमने ये कह दिया कि एक्स प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर कह दिया तो एक और कंडीशन लगाना होगा, बाउंड करना होगा कि कहाँ से कहाँ तक के प्राइम नंबर। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी है, पर यहाँ पे 31 और 37 ही है। तो हम इसको बाउंड करेंगे तब ना, हम लिखेंगे कि एक्स क्या है, 30 से बड़ा है और 40 से छोटा है। ये लिख देने से हमारा काम बन जाएगा। 30 और 40 के बीच के जो प्राइम नंबर हैं, क्या और भी है इसमें, 31 आएगा, 32 33 नहीं हो सकता है, 5 35 36 ये भी नहीं होगा, 37 प्राइम नंबर होगा। तो 30 और 40 के बीच 2 ही प्राइम नंबर हैं, 31 और 37। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 1 2 3 6 9 18।
इसमें क्या है 1 2 3 3 6 9 और 18 ये तो 3 के मल्टीपल हैं, लेकिन 2 3 का मल्टीपल नहीं है। 1 2 3 6 9 18 ये 3 6 9 और 18 जो है 3 6 9 18 ये मल्टीपल हैं 3 के, बट ये 2 नहीं। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि ये सारे नंबर 18 के फैक्टर हैं। हाँ, इस फॉर्म पे हम इसे लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 18। ठीक है, 1 2 3 6 9 18 ये सारे ही नंबर 18 के फैक्टर हैं। नेक्स्ट हम फिफ्थ पे चलते हैं। 1/2 क्या है, 1/2 दिया है, 2/3 है, 3/4 है, 4/5, 5/6, 6/7 है। इसको हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म पे, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स। लेकिन यहाँ पर जो एक्स है वो p/q के रूप में है, और हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में जो नंबर है वो डिनोमिनेटर से एक कम है, यानी कि हम इसे ऐसा लिख पाएंगे n/n+1। नीचे वाला जो नंबर है ऊपर वाले नंबर से एक ज़्यादा है। ठीक है, ये हम लिख दें इसका फॉर्म। साथ ही साथ हम n को भी बताएंगे कि n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। 1 से स्टार्ट हो रहा है n और जा रहा है 6 तक। ठीक है, ऊपर को हम सिर्फ देख रहे हैं, n जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है 6 तक जा रहा है। नीचे क्योंकि n+1 है वो अपने आप एक एक बढ़ते जाएगा। जब n=1 होगा तो नीचे 2 होगा, जब ऊपर 2 होगा तो नीचे 3 होगा। जब n 6 तक पहुँचेगा तब नीचे 7 होगा। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म इसका। नेक्स्ट है हमारा अगला 0 3 6 9 12, 0 3 6 9 12 एंड सो ऑन। ये 3 के मल्टीपल हैं। 0 मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का, है ना। 2 का भी मल्टीपल कह सकते हैं, 3 का भी मल्टीपल। इसीलिए 0 इवन नंबर माना जाता है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं, 0 कैन बी रिटेन एज मल्टीपल ऑफ 2, है ना। किसी भी नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं, और क्योंकि 2 के मल्टीपल में हम 0 को लिख पाते हैं, इसीलिए ये इवन नंबर कहलाता है ना। एनी नंबर दैट कैन बी रिटेन एज मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। So collection of all x such that x is a multiple of 3। सिंपल था ये। इसे और भी तरीके से लिख सकते हैं। हम ऐसे लिख दें कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स का फॉर्म लिख दें 3n, है ना, यानी 3 का मल्टीपल। और यहाँ पे n को हम बता दें कि n क्या है। n हमारा है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में आता है 0 1 2 3 ये सब, है ना। पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर कह लें, उसमें 0 इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर बन जाता है। तो जब n=0 रखेंगे तो x=0 हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 रखते जाएंगे तो 3 का मल्टीपल बनते जाएगा। 7 नंबर में क्या है, लास्ट है, ये इम्पटी कलेक्शन है। इम्पटी कलेक्शन को हम सेट बिल्डर फॉर्म पे कैसे लिख सकते हैं, इसे बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट
सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन एक्स कर सकते हैं। पिछला जो एग्जाम्पल था यहाँ पे हमारा कौन सा था, लास्ट वाला था, ये वाला था, है ना, 9 नंबर ये था। कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नंबर दैट सेटिस्फाई एक्स ग्रेटर देन एक्स। कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता है जो अपने आप से बड़ा हो। ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता है जो अपने आप से छोटा हो, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऑटोमेटिकली वो एम्प्टी कलेक्शन आ जाएगा। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नंबर एक्स ग्रेटर देन एक्स, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। एक्स लेस देन एक्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। क्या कहता है, लेट ए इक्वल टू 0,1, एक सेट दिया गया है ए जिसके एलिमेंट है 0 1। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि जो दिए गए स्टेटमेंट है, जो पॉइंट है, वो सही है या गलत है। देखिए, ए में दो एलिमेंट हैं 0,1 और एलिमेंट को हम कैसे लिखते हैं। एलिमेंट अगर ए में है तो हम लिखते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए, है ना। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए 1 सबसेट ऑफ ए लिखा है, जबकि 1 यहाँ पे एच एलिमेंट लिखा गया है। 1 को अगर ए का सबसेट दिखाना है तो उसको करली ब्रासेस में लिखना होगा 1 को। ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है। इसका सही तरीका क्या होगा लिखने का, इसका सही तरीका होगा लिखने का 1 बिलोंग्स टू ए। या फिर अगर सबसेट में दिखाना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, करली ब्रासेस में 1 को पहले एक सबसेट बनाएंगे ए का, तब हम दिखा सकते हैं कि सबसेट है। और अगर ये बिलोंग्स में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे। ये दोनों सही होंगे, दोनों सेम नहीं है, दोनों का मतलब अलग अलग है, बट ये जो स्टेटमेंट ये सही है अपने आप में। फिर कह रहा है कि 0 करली ब्रासेस में 0 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे इसे बिलोंग्स दिखाया गया है, जबकि ये एक एलिमेंट नहीं है, ये सबसेट है ए का, ये भी फॉल्स है ना। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं जो सही हो, 0 सबसेट ऑफ ए, या फिर 0 बिलोंग्स टू ए, ये दोनों सही होंगे। 1 बिलोंग्स टू ए ये सही है। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 सबसेट होता है, 5 एम्प्टी सेट होता है जो कि हर एक सेट का सबसेट होता है, ये फॉल्स है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ, पावर सेट में हो तो फिर बात अलग है, पावर सेट के लिए लिखा जा सकता है 5 सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट होता है। ये वाला सही है, 1 बिलोंग्स टू ए ये गलत है ना। ऐसे लिखना सही होगा, या फिर सबसेट जब बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट ए करेक्ट फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दिए गए जो स्टेटमेंट है उसमें बताना है कि कौन सा सही है, और अगर कोई गलत है तो उसको सही करके लिखना है। ए सबसेट ऑफ ए बी सी, ए बी सी एक सेट है, ठीक है, और ए बी सी उसके अंदर जो ए बी और सी है वो उसके एलिमेंट है, तो एलिमेंट को यहाँ पे लिया गया है ए, और कह रहा है कि ये सबसेट है, तो ये गलत तरीका है लिखने का, ए उसका सबसेट नहीं है ना। अगर इसको करली ब्रासेस में हम लिख देते हैं ऐसे, तब ये कहना सही होगा कि ये इसका सबसेट है, लेकिन करली ब्रासेस में नहीं लिया गया है तो उसको एज एलिमेंट हमको लिखना होगा। ये फॉल्स है या इनकरेक्ट है। सही तरीका क्या होगा लिखने का, ए बिलोंग्स लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं,
अगर इसको सेट में सबसेट के रूप में दिखाना है तो ऐसे हम लिखेंगे, प्रॉपर सबसेट। ये भी गलत है, इनकरेक्ट है ये वाला सबसेट के रूप में हम ऐसे दिखाएंगे। कर्ली ब्रासेस में लिखा गया है तो ये सबसेट है, ना कि एलिमेंट। अब यहाँ पे ए बिलोंग्स टू इस सेट में दिखाया गया है, जबकि ए एक एलिमेंट बताया जा रहा है कि ए एक एलिमेंट है जो कि इस सेट में है। क्या इस सेट में ए कहीं पर है? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ए नहीं है, ये सबसेट ए है। ए के बाहर कर्ली ब्रासेस लगा के इसे एक सेट बना दिया गया है, जो कि इस पूरे बड़े सेट का सबसेट कहलाएगा, है ना। उसका एलिमेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे बी लिखा गया है ना, उस तरीके से अगर ए होता, सिर्फ ए, तब हम कहते कि ए बिलोंग्स टू दिस सेट। ये इनकरेक्ट है ना, ए है ही नहीं, है ना। सही तरीका बोलना ये होगा कि ए इस सेट में है ही नहीं, बल्कि सबसेट ए इस सेट में है। हम इसे ऐसे लिखेंगे। अब फिर यहाँ पे गड़बड़ है, इसके अंदर एलिमेंट ए है, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट ए है। ये जो लिखा गया है ना यहाँ पे, ये वाला अगर यहाँ पे लिखा जाता इस क्वेश्चन में तो सही होता, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट कर्ली ब्रासेस में लिखा गया है, ये सही होता एलिमेंट लिखना, बट यहाँ पे लिख दिया है सबसेट, जो कि गलत है। अगर इसको सबसेट दिखाना है तो इसको 2 बार कर्ली ब्रासेस में लिखना होगा इस तरीके से, तब हम इसको ऐसे दिखा पाएंगे। ऐसे लिखें या फिर हम ऐसे लिखें। अगर एक ही बार लिखना है, एज एलिमेंट दिखाना है, तब हमको इसको बिलोंग्स करना होगा, है ना। ये दोनों अपने आप में सही है, बट दोनों का मतलब सेम नहीं है। फिर है बी सी सबसेट, फिर से ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो चीज़ है एग्जैक्टली आपको इस सेट के अंदर मिल रहा है, जो कि इसका एलिमेंट है। तो ये इसका एलिमेंट है तो यहाँ पे बिलोंग्स होना चाहिए। अगर इसको सबसेट दिखा रहे हैं तो इसको फिर से लेना होगा कर्ली ब्रासेस में, तब आप कहेंगे कि ये उसका सबसेट है। ये बिलोंग्स होगा ए बी कोमा सी, ये वाला सही है ना, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे है सेम एग्जैक्टली यहाँ पे है, यानी कि ये इसका एलिमेंट है और इसीलिए ये बिलोंग्स लिखना सही है। फाइव बिलोंग्स टू ए बी सी नहीं, फाइव सबसेट होता है, फाइव सबसेट कहलाएगा ए बी सी सेट का। फाइव सबसेट होता है हर एक सेट का। और फिर लिखा है कि सब फाइव का सेट बना दिया गया है। फाइव तो ऐसे सेट होता है, लेकिन उसको वापस कर्ली ब्रासेस में लिखना, ये किसी पावर सेट का सबसेट है। क्या इसके अंदर ए बी सी के अंदर ये है? नहीं, फाइव इसके अंदर नहीं है, ये इनकरेक्ट है। इसको ऐसा लिखना पड़ेगा। कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 5, तो यहाँ पर एक्स 0 हो जाएगा। अब एक्स 0 हो जाएगा तो 0 एक एलिमेंट हो जाता है, ये इनकरेक्ट होगा, ये 5 के इक्वल नहीं होगा। 5 का मतलब होता है एम्प्टी कलेक्शन, उस सेट में कुछ भी ना हो, लेकिन इस सेट में तो 0 है ना।
ये होगा ये सेट, ये एम्प्टी के इक्वल नहीं है। अब ए बी सबसेट ऑफ ए बी सी, नहीं ये भी इनकरेक्ट है। ए बी का सबसेट बनाया गया है, ए तो है यहाँ पे लेकिन बी कहीं नहीं है, बी और सी का सेट है। ए और बी का ये सबसेट इसमें है ही नहीं, ये नॉट सबसेट ऑफ ए बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फाइव इक्वल टू जीरो, क्या ऐसा है? फाइव तो एक सेट होता है, वो जीरो के इक्वल होगा, ये फॉल्स होगा। फाइव इक्वल टू कलेक्शन ऑफ जीरो, ये भी फाइव होगा, फाइव तो एक एम्प्टी कलेक्शन होता है। फाइव इक्वल टू फाइव लिखना सही है? नहीं, ये नोटेशन ये वाला गलत है। एम्प्टी सेट को फाइव लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं कर्ली ब्रासेस में विदाउट एनी एलिमेंट। फाइव बिलोंग्स टू जीरो, क्या ऐसा है? फाइव बिलोंग्स टू जीरो है, फाइव सबसेट है, सबसेट जीरो सेट में कैसे बिलोंग करेगा? ये भी गलत है। फाइव बिलोंग्स टू फाइव, ये सही है, ये सही है क्योंकि ये जो सेट दिया गया है इसमें फाइव एक एलिमेंट है ना, फाइव एज ए एलिमेंट दिखाया गया है, और यहाँ पे फाइव बिलोंग्स लिखना सही होगा। ठीक है, यहाँ पे फाइव बिलोंग्स लिखना गलत था क्योंकि फाइव एक सेट होता है, यहाँ पे वो एलिमेंट है ही नहीं, एज एलिमेंट लिया गया है। और यहाँ पे देखा जाए तो फाइव का पावर सेट है, ये राइट साइड में जो है ना ये पावर सेट ऑफ फाइव है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि फाइव उसका एलिमेंट है। पावर सेट के अंदर जो होता है एलिमेंट वो सेट होता है, यहाँ पे फाइव एम्प्टी सेट है, तो हम लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे सेट ही उसके एलिमेंट है, तो ये सही है। फाइव बिलोंग्स टू फाइव कॉमा जीरो, बिल्कुल ये भी सही है क्योंकि फाइव एक एलिमेंट है, फाइव एक एलिमेंट है इस सेट का, क्योंकि यहाँ पे फाइव एज एलिमेंट लिया गया है जो एग्जैक्टली लेफ्ट साइड लिया गया है उसके इक्वल है। नेक्स्ट है हमारा फाइव का सेट बनाया गया है, सेट ऑफ फाइव पावर सेट, क्या ये सबसेट है जीरो का? नहीं, ये सबसेट नहीं है जीरो का, सिर्फ फाइव लिखा जाएगा अगर तो सही होगा, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड वाई। कौन सा दिया गया स्टेटमेंट सही है और क्यों सही है? फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, आइदर ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। ये वाला फॉल्स है। फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, आइदर ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, क्या ऐसा होता है? दो सेट ए और बी हैं तो क्या हमेशा ऐसा होता है कि दोनों में से एक ही सही हो, ए बी में कंटेन हो या फिर बी ए में? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ए और बी इक्वल हैं, इफ़ ए इक्वल टू बी, देन हम जानते हैं जब दो सेट इक्वल होते हैं तो उस केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि एक सेट दूसरे को कंटेन कर रहा है, क्योंकि हर एक सेट अपने आप को कंटेन करता है। जब सेट ही इक्वल है तो अपने आप को कंटेन करेगा, ए बी में कंटेन होगा और बी ए में कंटेन होगा, दोनों ही ये होल्ड करते हैं ये कंडीशन। और ये जब दोनों कंडीशन होल्ड करते हैं तो दोनों सेट इक्वल भी होते हैं, है ना।
ए और बी को इक्वल दिखाने के लिए हम इसे चेक भी करते हैं। जब ये होता है तो हम इक्वल प्रूफ करते हैं। इसीलिए जो लिखा गया है कि आइदर केस है, आइदर ए कंटेन इन बी और बी कंटेन इन ए, ये गलत है। सेकेंड नंबर पे आते हैं, एवरी सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। कोई फाइनाइट सेट हो उसका सबसेट बनाएंगे तो फाइनाइट ही होगा, ये ट्रू है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू 1 2 3 एक फाइनाइट सेट है। बी एक सबसेट बनाते हैं इसका 1 2 लेके, फाइनाइट ही होगा। कोई भी सबसेट बनाइए, 1 ले लीजिए, है ना, ऐसे लिखना ज़्यादा सही होगा। 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए, 2 3 1 3 एंड 1 2 3 5 ही ले लीजिए। ये इतने सबसेट बनेंगे इसके, और सब में जो एलिमेंट्स की संख्या है वो फाइनाइट है। आप उसे काउंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इतने एलिमेंट हैं, इसलिए वो फाइनाइट है। तो कोई भी फाइनाइट सेट हो उसका जितना भी सबसेट बनेगा वो फाइनाइट ही होगा। नेक्स्ट है हमारा, एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। ये फॉल्स है। कैसे फॉल्स है देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाता है, ये इनफाइनाइट सेट है। लेकिन अगर हम 1 2 3 ये एलिमेंट लेकर के एक सबसेट बनाएंगे तो ये तो सबसेट कहलाएगा ना, एन का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। यहाँ पर ए फाइनाइट है बट ए इज फाइनाइट, और ये क्या है, इनफाइनाइट है ना। एन क्या है, एन इनफाइनाइट है और उसका सबसेट ए फाइनाइट है। तो ये कहना गलत होगा कि एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट है हमारा द सेट ए बी सी, फिर से ए बी सी, फिर से ए बी सी, ये रिपीट कर रहा है। ऑब्वियसली इनफाइनाइटली मेनी टाइम रिपीट करेगा, लेकिन ये सेट इनफाइनाइट नहीं होगा क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। उसको बार बार लिख देने से कुछ होने नहीं जाने वाला, ये फॉल्स है ना। एलिमेंट उस सेट में उतने ही रहेंगे, वो कोई नए एलिमेंट्स तो है नहीं। ये फाइनाइट है। एवरी सेट हैज ए प्रॉपर सबसेट, क्या ऐसा है? हर एक सेट का क्या प्रॉपर सबसेट होता है? नहीं, हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एम्प्टी सेट, है ना। एवरी सेट हैज ए प्रॉपर सबसेट, ये गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि एम्प्टी सेट, फाई एम्प्टी सेट है ना, वो एक सेट है और उसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता, है ना। उसका सबसेट तो होता है बट प्रॉपर सबसेट नहीं होता। सबसेट क्या होता है वो भी बताएंगे। फाई इज एन एम्प्टी सेट, ठीक है। फाई एक एम्प्टी सेट है एंड फाई इज ए सबसेट, इसका जो सबसेट होगा वो भी फाई होगा। फाई इज ए सबसेट ऑफ फाई। अब फाई का सबसेट है तो वो तो इक्वल हो गया ना फाई के, तो उसका प्रॉपर कैसे रहेगा? हेंस फाई इज नॉट प्रॉपर, है ना। प्रॉपर क्या होता है, जो उसमें कंटेंट हो पूरी तरीके से ओरिजिनल सेट का इक्वल ना हो। यहाँ पे फाई एक एम्प्टी सेट है और फाई ही उसका सबसेट होगा, है ना। इसका ओनली सबसेट सिर्फ फाई होगा और वो तो फाई के इक्वल हो रहा है। फाई का सबसेट है और फाई के इक्वल है, ये प्रॉपर नहीं होगा। एक ही सबसेट है फाई का।
अगर वो इक्वल ना होता तो प्रॉपर कहलाता, क्योंकि वो उसके इक्वल आ रहा है। ये सबसेट तो है बट प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ABC 1 2 3 इज नॉट ए सेट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये सेट है ना। ये मैटर नहीं करता कि उसमें अल्फ़ाबेट के साथ नंबर लिए गए हैं, ये सेट है। नेक्स्ट है हमारा ABC = 1 2 3। ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि दो सेट इक्वल तब होते हैं जब उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम हो, साथ ही साथ एलिमेंट भी सेम हो। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ABC ये किसी के भी इक्वल नहीं आ रहा है एलिमेंट, है ना। इसमें 1 बिलोंग्स नहीं कर रहा, ऐसा भी कह सकते हैं। इसमें A बिलोंग नहीं कर रहा। एलिमेंट क्योंकि सेम नहीं है इसीलिए सेट ही इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा x इज एन इंटीजर सच दैट x² - 1 = 0। x - 1 x + 1 = 0। राइट साइड में क्या है? x बिलोंग्स टू I, यानी कि x इधर भी इंटीजर है। और यहाँ पे अब देखेंगे कि x - 1 x + 1 x - I x + I कॉम्प्लेक्स आ जाता है इसमें। इसमें क्या हो जाएगा? 1 होगा और -1 होगा इधर के कलेक्शन में, क्योंकि ये दोनों ही इंटीजर है। इसमें क्या है? 1 - 1 I आएगा। इसमें 1 आएगा, -1 आएगा, I आएगा, -I आएगा। तो इसमें उनका कलेक्शन x इंटीजर जो होगा उसको बस लिया गया है, ठीक है। I और -I इंटीजर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। आयोटा बोलते हैं इसको, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि ये आई क्या होता है। तो जो इसमें इंटीजर है उसका कलेक्शन, तो इंटीजर क्या है? 1 है और -1 है। 1 -1 ये इक्वल आ रहा है, इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है, ये ट्रू है। ये जो लिखा गया है कि ये सेट इसके इक्वल है, ये सही है, सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। बस ये बताना है कि कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। इसमें क्या कह रहा है कि x नेचुरल नंबर है जो कि 100 से ऊपर है, यानी कि 101 102 103 ऐसे करके ये आगे बढ़ते चला जाएगा और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट तक जाएगा मतलब इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमारा क्या है? x इंटीजर है जो कि 3 से छोटा है। 3 से छोटा क्या होगा? 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, फिर इधर -1 -2, है ना। लेफ्ट की ओर ये घटते चला जाएगा, क्योंकि इधर तो कंडीशन लगा दिया है कि 3 से बड़ा नहीं हो सकता, 3 से छोटा होगा। साथ ही साथ ये कह रहा है कि इंटीजर होगा, तो नेगेटिव वाले सारे इंटीजर आ जाएंगे, इसीलिए ये इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है हमारा x इज रियल नंबर सच दैट x > 2 बट << 5। ये इंटरवल आ जाएगा पूरा का पूरा। अब जान रहे रियल नंबर बहुत सारा होता है। बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर आर इन्फाइनेटली मेनी रियल नंबर। 2 और 5 के बीच बहुत सारे रियल नंबर होंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ओपन इंटरवल 2, 5 ऐसे लिखा जाता है। इंटरवल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ओपन और क्लोज क्या होता है। इसका मतलब होता है 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 को छोड़ करके उसके बीच में जितने नंबर हैं, जितने रियल नंबर हैं सब। और आप जानते हैं कि इन्फाइनेटली मेनी रियल नंबर्स होते हैं, इसीलिए ये इनफाइनाइट होगा। इंटरवल हमेशा इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्स कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्री ऑन द अर्थ।
धरती पे जितने भी पेड़ हैं उनका कलेक्शन। गजब का क्वेश्चन दिया है। धरती पे जितने भी पेड़ हैं उनका कलेक्शन, क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? देखिए, ऐसे सोचने में तो लगता है कि अनगिनत पेड़ हैं। अनगिनत पेड़ का मतलब ये नहीं है कि वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अर्थ जो है हमारा, उसका डायमीटर या रेडियस ये मेजरेबल है ना। आप कह सकते हैं कि वो फाइनाइट है। अर्थ का वॉल्यूम फाइनाइट है ना। उसका सरफेस एरिया फाइनाइट है। तो उसमें अगर पेड़ लगाए भी गए हैं या अपने से बढ़े हैं, भले काउंट करने में दिक्कत होगी बट उनकी संख्या फाइनाइट होगी। एक तरीके से अगर आप समझो तो आप गिनने पे आ जाओ। हालांकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होगा, बट थियोरेटिकली आप सोचो तो उन्हें काउंट कर सकते हैं। उनकी संख्या फाइनाइट होगी, भले ही बहुत बड़े लार्ज नंबर में होगी। ठीक है, तो ये फाइनाइट होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसका पावर सेट लिखना है। क्या होगा पावर सेट? सबसे पहले 5 को लिखेंगे, 0 का सेट बनाएंगे, 2 का सेट बनाएंगे, फिर 0,2 का सेट बनाएंगे। ये हो गया हमारा पावर सेट ऑफ दिस नंबर और दिस सेट। इसमें क्या करेंगे, 5 को लेंगे, सबसे पहले 5 को लेंगे, फिर ए को लेंगे, बी को लेंगे, सी लेंगे, ए और बी साथ में लेंगे, बी और सी साथ में लेंगे, ए सी साथ में लेंगे, फिर ए कोमा बी कोमा सी तीनों को साथ में लेंगे। ये हमारा बन गया पावर सेट। इसका जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं सबका कलेक्शन कर लेंगे। पहले एक भी एलिमेंट ना लें, यानी कि 5। फिर एक सिंगल एलिमेंट लें, ए लेंगे, बी लेंगे, सी लेंगे, फिर डबल एलिमेंट लेंगे, ए बी, बी सी, ए सी, फिर तीनों को ले लेंगे। ऐसे करके इतने सारे सबसेट बनेंगे, उनका कलेक्शन कर लेंगे, वही हमारा पावर सेट कहलाएगा। इससे इसका पावर सेट थोड़ा सा और बढ़ा जाएगा। 5 होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ए कोमा बी, बी कोमा सी। ऐसे लिखना ज़्यादा सही होगा, गड़बड़ नहीं होगा। अगर ए कोमा सी लिखें, ए कोमा बी, ए कोमा सी, फिर ए कोमा डी, ठीक है। फिर बी कोमा सी लेंगे, फिर बी कोमा डी लेंगे, फिर सी कोमा डी लेंगे। दो दो एलिमेंट का हो गया। अब लेंगे 3 का, ए बी सी, फिर ए बी डी, फिर लेंगे बी सी डी, फिर लेंगे ए सी डी। ठीक है, 3 का हो गया। अब चारों को एक ही बार लेंगे, ए बी सी डी। इतने एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एन स्क्वायर होता है 2 टू दी पावर एन होता है 2 टू दी पावर 4, यानी 15। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? 2 टू दी पावर एन होता है। तो इसमें 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 16 है। काउंट करने से पता चल रहा है, तो सही है ना। इतने ही होंगे। इसका पावर सेट क्या होगा? सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर जो 1 है उसका सबसेट बनाएंगे, फिर ये जो 1 का सबसेट है उस सबसेट का सबसेट बनाएंगे, उस सबसेट का सेट बनाएंगे, फिर इन दोनों को साथ में लेंगे और इसका सबसेट बनाएंगे। तो ये इतने हो जाएंगे हमारे पास। 2 एलिमेंट है, 2 टू दी पावर 2 कितने हो जाएंगे? 4। 5 हो गया, 1 एक सिंगलटन आ गया, फिर ये
इसका हम सेट बनाएंगे, फिर दोनों को लेकर के सेट बनाएंगे। इसका पावर सेट क्या होगा, यहाँ पर सेट बनाया गया है फाई का, ठीक है। ये देखा जाए तो फाई का पावर सेट पहले ही बना दिया गया है, अब इसका पावर सेट लेना है तो सबसे पहले तो फाई आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस सेट के अंदर फाई एक एलिमेंट के रूप में दिखाया गया, हालांकि फाई इम्पटी सेट है, अपने आप में एक सेट है, लेकिन इस पावर सेट में वो एक एलिमेंट के रूप में है। तो उस एलिमेंट को ले करके हम उसका करली ब्रासेस लगा करके सेट बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन होगा ये इसका पावर सेट कहलाएगा। अब 1 का फाई एक हो जाएगा सबसेट, दूसरा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा पावर सेट। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। राइट डाउन ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ 2,4। प्रॉपर सबसेट क्या क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट वो होंगे जो इसके सबसेट तो हो, साथ ही साथ वो जो दिया गया सेट है उसके इक्वल ना हो। तो प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा, सबसे पहले फाई हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट होता है, फिर 2 है एंड 4, दोनों को नहीं लेंगे, 2 और 4 को साथ में इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो इसके इक्वल आ जाएगा, और इक्वल आ जाएगा तो वो प्रॉपर नहीं रहेगा, है ना। यहाँ पे बात हो रही है प्रॉपर सबसेट की। फाइव होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। अब हम दो दो करके ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 2 6 को ले सकते हैं, फिर 4, 6 को लेंगे। फाइव आएगा सबसे पहले, वन को नहीं ले सकते हैं, वन को इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो एक ही एलिमेंट है, वो अपने आप के इक्वल हो जाएगा। वैसे भी ये सिंगलटन सेट है ना, सिंगलटन सेट है, और सिंगलटन सेट का एक ही प्रॉपर सबसेट होता है, वो है एम्प्टी सेट। सिंगलटन सेट हैज ओनली वन प्रॉपर सबसेट, दैट इज 5। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। प्रूव दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी एंड सी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल टू सी। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। क्यों, क्योंकि ए सबसेट है बी का। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी। क्यों, क्योंकि बी सबसेट है सी का। अब सी वापस कह रहा है कि ए का सबसेट है, यहीं तक रहते हैं, ठीक है। एक्स हमने लिया ए में, अब क्योंकि ए बी का सबसेट है तो एक्स बी में भी होगा। अब बी सी का सबसेट है तो एक्स सी में भी आ जाएगा। हम लेकर क्या चले थे, एक्स लिए थे ए में, और यहाँ से हमें पता चला कि एक्स सी में है, तो इसका मतलब ए सबसेट है सी का। एंड वी हैव, पहले से दिया गया है कि सी ए में कंटेंट है, सी सबसेट है ए का, इसीलिए यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, ए इक्वल टू सी, है ना। जब दो सेट एक दूसरे में कंटेंट हो तो इसका मतलब दोनों सेट सेम है, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज था 1A RS अग्रवाल बुक का, इसके सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 1B एंड 1C। ठीक है, 2 और एक्सरसाइज बच गए हैं, उसके क्वेश्चन हम करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, यानी कि रिलेशन और फंक्शन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए वीडियो देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका आंसर दिया जाएगा। सो थैंक यू एंड बाय।